नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों पर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने 70 साल के रिकॉर्ड को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, ऐसे में सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटाने का काम किया है। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने दिव्यांग कल्याण का बजट घटाने का काम किया। तो न्यू इंडिया की बात करने वाले सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान का बजट घटाने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट घटाने का काम किया है। तो राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने जवानों की पेंशन का बजट घटाने का काम किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार ने कृषि बजट घटाने का काम किया है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाली सरकार ने शिक्षा का बजट घटाने का काम किया। 70 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में डीजल पेट्रोल पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, पेट्रोल जीवी सरकार है, तो आपकी सरकार में। 70 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले में सबसे नीचे गिरा, सबसे रुपया सस्ता हुआ तो आपकी सरकार में। 70 साल में एनपीए के माध्यम से बैंक का कर्जा सबसे ज्यादा डूबा गया तो आपकी सरकार में। और 70 साल में गरीब अमीर के बीच में अंतर सबसे ज्यादा बढ़ा तो आपकी सरकार में। 1% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास 73% संपत्ति। केवल कोरोना काल में 11 सबसे अमीर जो हिंदुस्तानी हैं उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ का इजाफा। जो एमएसपी की हम मांग कर रहे हैं, एमएसपी को लागू करने में विशेषज्ञों का आकलन है, हरीश दामोदर का एक लेख आया है कि वो केवल 1.5 से 2 लाख में, क्योंकि जितना खरीदा जाएगा कुछ बेचा भी जाएगा, 1.5 से 2 लाख के घाटे में एमएसपी पूरी तरीके से लागू की जा सकती है। अगर ये 13 लाख जो केवल कोरोना के टाइम में 11 सबसे अमीर हिंदुस्तानियों की संपत्ति में इजाफा हुआ, उसी पे आप टैक्स लगा दें तो जो किसान का एमएसपी का उसका पूरा कराने का काम आप कर सकते हैं। ये कहा गया कि आंदोलन के बारे में बात करिए, इन कानूनों में काला क्या है ये हमें नहीं बताया गया। मैं 2-3 बातें उसमें भी बताना चाहता हूं, काला क्या है। आपने कहा 11 राउंड बातचीत की हुई, किसान संगठन ने कुछ काला नहीं बताया, नजरिए का फर्क है। आप इसको बड़े व्यवसायी के प्रॉफिट मार्जिन के नजरिए से देखते हैं या आप इसको किसान के जीवन मरण जीविका के नजरिए से देखते हैं। कहा गया कि बिन मांगे दिया गया, और बिन मांगे बहुत से कानून दिए गए थे। बाल कानून बिन मांगे दिया गया था, दहेज कानून, ट्रिपल तलाक बिन मांगे, कई बार अच्छे कानून बिन मांगे भी दिए जाते हैं। फर्क है उनमें और इसमें फर्क है। उनमें जिस वर्ग के लिए दिया गया वो वर्ग संघर्ष और आंदोलन के रास्ते पे नहीं आया। बाल कानून लागू हुआ तो दिल्ली को बच्चों ने नहीं घेरा बाल कानून वापस लिया जाए। दहेज का कानून आया तो महिलाएं धरने पे नहीं बैठी कि हमें दहेज देना है। मगर यहां जिस वर्ग के लिए आपने दिया वो वर्ग आज आपके दरवाजे पे आया, दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में बैठा है। आपने कहा मंडियां, अनुराग जी ने कहा मंडियां खत्म नहीं हुई, सही बात है। मंडी, इसमें कोई प्रावधान नहीं मंडी समाप्त करने का। 2 मंडियां बन गई हैं, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगेगा और एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। 2 मंडी, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान, एक देश एक चुनाव, एक देश एक मार्केट। तो एक देश 2 मंडियां क्यों? किसान ही क्यों मिला आपको? एक मंडी। और ये जो टैक्स आप कह रहे टैक्स मुक्त कर दिया, टैक्स कौन देता है? खरीदार देता है इन मंडियों में टैक्स, किसान नहीं देता। पंजाब में 6.5%, हरियाणा में 4% और सरकार को देता है। हरियाणा पंजाब का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों है? हर गांव में अच्छी सड़कें क्यों हैं? क्योंकि ये जो टैक्स जाता है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और इन मंडियों के और किसानों के विकास के लिए इस टैक्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आज पंजाब हरियाणा। और वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने एमएसपी को लेकर भी मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर कानून जरूर लाना चाहिए, क्योंकि जब 2007 में हुड्डा सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा नियम लाई थी तो उसमें एमएसपी पर खरीद जरूरी रखी गई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी। ठाकुर जी ने भी कहा कि कोई है किसमें दम जो बताए कि एमएसपी चली जाएगी। सही बात है, एमएसपी थी, है और रहेगी। मगर क्या एमएसपी सभी किसानों को मिलेगी और सभी फसलों पे मिलेगी? प्रश्न इस बात का उठता है। आप में दम है खड़े होकर आप कह दें कि एमएसपी मिलेगी हर किसान को देश में?
आज भी शांता कुमार कमेटी बताती है कि मात्र 6% से 16% तक किसानों को एमएसपी मिलती है। बाकी देश में बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पे एमएसपी नहीं मिलती। आपको चाहिए तो यह था जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिलती है, वही एमएसपी बिहार में मिले, जहां धान 800 रुपए, 1000 रुपए में जा रहा है, 1800 रुपए में हमारे यहां धान मिल रहा है। आपको चाहिए था कि इसको वहां पे लेके जाएं, मगर आप वहां के किसान को की परिस्थिति हमारे यहाँ की करने की बजाय हरियाणा, पंजाब के किसान की परिस्थिति उस तरह की करने की तरफ लेके जाए। प्राइवेट की बात करी कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं। प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे, प्राइवेट आए, मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोका प्राइवेट को? प्राइवेट मंडी के अंदर आए और एमएसपी से ज्यादा में खरीदे। कह रहे हैं बाहर भाव ज्यादा मिलेगा, विकल्प होगा, बाहर ज्यादा मिलेगा, बाहर ज्यादा भाव मिलेगा प्राइवेट में। तो आपको यह कानून बनाने में क्यों आपत्ति है कि अगर एमएसपी से कम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कानूनी बाध्य, उस पर बाध्य होगा। हरियाणा के अंदर 2007 में हमने कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट लाए एपीएमसी के अंदर, निजी अलाउ किया निजी कंपनियों को, मगर साथ में कानून लिख दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी से नीचे किया जाएगा तो गैर कानूनी होगा और कानूनी कार्रवाई होगी जो लोग इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप कह रहे हैं ज्यादा मिलेगी तो आप कर दीजिए, ये कानूनी प्रावधान देने का आप काम करें। आपने कहा कि एक शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखी थी, आपने कहा कि मुख्यमंत्रियों का समय हुड्डा कमेटी ने भी इसकी सिफारिश करी थी कि एपीएम सुधार हो, एपीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव हो। मैं बताना चाहता हूं कि हुड्डा कमेटी ने, जिस कमेटी में प्रकाश सिंह बादल जी, ममता बनर्जी जी और नीतीश कुमार जी भी सदस्य थे, उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया था इस पे? उन्होंने कहा था कि एपीएमसी में सुधार हो, मगर एपीएमसी का विस्तार हो। सबसे पहले मंडी, जिस प्रकार से हरियाणा में हर 10 किलोमीटर में मंडी हमने स्थापित करी थी अपनी सरकार में, पूरे देश के अंदर हर 10 किलोमीटर में मंडी बने। दूसरा, प्राइवेट अगर आए तो मंडियों के अंदर आए, एमएसपी से ज्यादा पे खरीदें, एमएसपी से कम पे खरीदते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो, वो ऐसी खरीदारी अलाउ ना हो। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से, ये जो बड़े बड़े धन्नाड आएंगे, बड़े कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, पूर्ति, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? बिचौलिए नहीं तो ये क्या किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? ये सबसे ज्यादा अपने मुनाफे को कमाने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे, तो बिचौलियों की आप जो बात कर रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी ने भारत चीन के मसले पर केंद्र सरकार के निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक हैं और उन्होंने देश की पवित्र जमीन को चीन को सौंप दिया है। राहुल गांधी ने चीन मसले पर कहा है कि कल रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही है, इसमें कुछ चीजें हैं जो साफ होनी चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। आवर सोल्जर्स रिस्क्ड एवरीथिंग दे हैड टू गो टू कैलाश रेंजेस। That's where the strategic advantage, if any, arose. Now the Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back. And nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And
और वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के चीन के मुद्दे पर दिए बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं और साथ ही उन्होंने राहुल को चीन का प्रवक्ता भी बता दिया। देखिए, ये राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं। हमारी सैन्य शक्ति जो है, हमारे जो सैनिक हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं और जो कुछ ये बोलते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये कोई भारतीय ना होके चाइना। और वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने भी कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि किसानों को उनके ही खेत में मजदूर बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से मेरी सरकार को बदलने का जब मन बनाए बैठा है तो फिर सरकार थोड़ी चलेगी। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव है। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत बहादुरगढ़ में महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। वहां पर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। हाँ, क्या पता भाई कब घेर ले दिल्ली को। आप कह रहे हैं डेट बताएंगे। हाँ, बता देंगे। कब तक है? और क्या पता कब तक रहेगी। अरे सरकार नहीं मानने की काम तो भाई करना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों को टाइम देंगे, जो भाषा सरकार की समझ आएगी उसे समझाएंगे, टाइम देंगे। अरे गिर नहीं रहेगा दिल्लियाँ, गिर नहीं रही। दिल्ली तो गिर रही। पैदल आने का मतलब है कि गांव से लोग पैदल भी चलेंगे, वे भी चलेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। यही तो कहा। ये गिर तो रही, और लोग भी आएंगे इसमें, पैदल भी आएंगे। अब जत्थे पूरे देश से आएंगे, पूरे देश में जाएंगे हम। गुजरात को आजाद करवाना है। गुजरात आजाद नहीं हुआ। गुजरात में जाएंगे। पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। यहाँ कोई राजनीति वोट ना तलाश करे इस आंदोलन में ना। खाप का तो बहुत धन्यवाद है भाई चौ साहब का, इनका और सारी खापू का। ये खापी वाले तो आगे अब यही चलेंगे आगे, बस यही चलवाते हैं। जितने भी आंदोलन हुए देश में, जितने भी आंदोलन देश में हुए हैं, वो मुगलों वाले आंदोलन हुए हो, वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए हो, और ये लाल किले की जो बात करते हैं ना, लाल किले को तो बहादुर शाह जफर के टाइम पे बहुत दिन तक खाप पंचायतों ने अंग्रेजों से मुक्त रखा। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली है, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने 5 समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर दिया है। सेक्टर 39 और झाड़सा गांव के बीच सड़क के मामले का भी सीएम ने समाधान किया। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्लॉट के पार्टीशन की पॉलिसी बनाई जा रही है। और हरियाणा को जल्द 30 वेंटिलेटर मिलने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के प्रयासों के चलते वेंटिलेटर मिलेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने CSR स्कीम के तहत वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए हैं, जिसका फायदा कोरोना और अन्य बीमारियों में मरीजों को मिलेगा। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों और CHC में वेंटिलेटर सुविधा पर सरकार लगातार जोर दे रही है। और वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को लव जिहाद पर जल्द नया कानून बनाने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि प्रदेश में इस कानून को लागू किया जा सके। अनिल विज ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ हम सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। सारा प्रारूप हमने तैयार कर लिया है। कोई भी किसी को किसी भी तरह का प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, डराकर, धमकाकर या किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। विज ने इस कानून को समय की मांग बताते हुए कहा कि यह बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून हम बनाने जा रहे हैं। सारा प्रारूप हमने उसका तैयार कर लिया है कि कोई भी किसी प्रकार का किसी को प्रलोभन दे के, शादी का झांसा दे के, डरा के, धमका के किसी का धर्म परिवर्तन
और 5 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होनी है और इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि अभी तक विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। विपक्ष के संभावित हंगामे और सत्र की तैयारी को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। 5 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ नियम रहेंगे, क्योंकि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या कुछ मुद्दे जिस तरह से चल रहे थे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। अध्यक्ष साहब, अगर बात करें कांग्रेस की, लगातार विपक्ष जो है इन तमाम मुद्दों को, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है वो रेजोल्यूशन लाने को कह रहा था कि हम प्रस्ताव लाएंगे। क्या कोई प्रस्ताव इस तरह का रिसीव हुआ है अभी तक, और कोई अगर प्रस्ताव आया है तो किस रिगार्डिंग दिया गया है? देखिए, 5 मार्च से जो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है वो मंत्रिमंडल ने 5 मार्च के लिए प्रस्तावित किया है। उसका नोटिफिकेशन अभी राज्यपाल महोदय की तरफ से होना बाकी है। जो ही राज्यपाल महोदय की तरफ से इसकी रिकमेंडेशन आएगी, जो नोटिफिकेशन आएगा, उसके पश्चात 5 मार्च से बजट सत्र जो है वो बुलाया जाएगा। पहले दिन राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, उसके पश्चात उस पर चर्चा होगी, फिर बजट पेश होगा, फिर बजट के ऊपर उसकी चर्चा होगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है। कुछ एक प्राइवेट मेंबर भी लाया है जिसके बारे में 3 कृषि कानूनों के बारे में उन्होंने चर्चा करने के लिए कहा है, और एक इसी प्रकार से श्रीमती किरण चौधरी जी का भी प्रस्ताव आया है। टोटल अभी तक 3 प्रस्ताव आए हैं और लगभग 250 के करीब प्रश्न जो है विभिन्न हमारे सदस्यों के वो आ चुके हैं, और मैं समझता हूं कि ये सत्र में चर्चा होगी और चर्चा बजट प्रस्ताव पर भी होगी और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी होगी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जिनके द्वारा जानकारी दी गई है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रस्ताव जो है वो नहीं भेजा गया है, लेकिन नियम ये कहता है कि सदन की कार्रवाई से 1 घंटा पहले भी अगर प्रस्ताव भेजा जाए और उस पर 18 विधायक अपना कंसेंट दें, खड़े होकर अनुमोदन करें, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हाउस में लाया जा सकता है। फिलहाल 3 प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं वो कृषि कानूनों पर चर्चा के लेकर जो है कांग्रेस की ओर से जरूर दिए गए हैं, और तमाम जो नियम है कोविड के, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ बातचीत कर जो भी गाइडलाइंस होंगी उन्हें फॉलो करते हुए ही ये बजट सत्र जो है उसे कंडक्ट कराने का काम जो है वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और वहीं चरखी दादरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया है। विधायक को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने आज शहर भर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान जिले भर से सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्मचारियों की मांग है कि पहले की तरह पेंशन बहाली की जाए और साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, सरकारी महकमों का निजीकरण नहीं किया जाए। हमारा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सत्ता और विपक्ष के तमाम विधायक और सांसदों को हमारी 21 सूत्रीय जो कर्मचारियों का मांग पत्र है उसके लिए सरकार को हम ये बताना ज्ञापन दे रहे हैं विधायकों को। हमारे जो 21 सूत्रीय मांग है पत्र है उसमें सभी मांगे हैं। कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन नीति बहाल हो, सरकारी महकमों का निजीकरण बंद हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद हो, ये मुख्य मांगे हमारी। आगे की रणनीति हमारी है कि अगर या तो सरकार समय रहते हमारे इन मांगों को लागू किए, खाली जमा पहनाए, वरना आने वाले समय में हमारा राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर, राज्य कमेटी के आह्वान पर हम एक बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन की घोषणा करने जा रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार और हरियाणा सरकार। और वहीं पंचकुला के सेक्टर 1 के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध जताया है। छात्रों ने कॉलेज गेट पर जमकर नारेबाजी की है। छात्रों की मांग है कि कोरोना काल में परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाया जाए। कई छात्र ऐसे हैं जो कि आकर हॉस्टल में रहते हैं और अभी हॉस्टल भी नहीं खुले हैं। ऐसे में छात्रों के लिए काफी दिक्कत है और उनकी मांग है कि हमारी फाइनल परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही ली जाएं।
हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, किसी की भी तैयारी नहीं है। 90% फेल रिजल्ट है हमारे कॉलेज से, सभी कॉलेज में यही हाल है। ठीक है, कोई किसी की भी ऑनलाइन क्लासेज नहीं लगी है अच्छे से। जियो के टावर भी बंद पड़े हैं, किसान आंदोलन के चलते सभी जियो के टावरों को उखाड़ दिया गया है। ठीक है, जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं, दूर से आ रहे हैं, उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है आने में। कोई और वहीं करनाल के फुसकट गांव में 2 गुटों में झगड़े के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के घरों में जाकर तोड़फोड़ की है और गली में खड़ी 2 मोटरसाइकिल जला दी, 5 मोटरसाइकिलें तोड़ दी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज जिला पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया समेत जिले के अधिकारियों ने पीड़ित समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की है। पहली बैठक के बाद पीड़ित समाज के लोगों ने कहा था कि हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अपना गांव छोड़कर चले जाएंगे। पुलिस ने मामले में अब तक 70 लोगों पर केस दर्ज किया है। और वहीं चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं ताकि लोग बाहर सड़कों पर वाहन लेकर निकलें तो सुरक्षित अपने घर वापस आ सकें और किसी भी सफर करने में कोई दिक्कत ना हो। जी हां, हिंदी वाला सफर, लेकिन रेवाड़ी में तो राहगीरों को इंग्लिश वाला सफर करना पड़ रहा है और इसकी वजह है पूरे शहर में ट्रैफिक लाइट्स का खराब होना। लाखों के खर्च होने के बाद भी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।